हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, मैं सभी कंपटीशन के लिए जो भी कंपटीशन होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इस चैनल में। जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ। वन डे एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ आती है वो पढ़ाता हूँ। जैसे आपका हो गया टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, एसएससी जीडी हो गई और किसी भी स्टेट का पुलिस हो गया, जहाँ भी मैथ आती है वो मैथ आपको यहाँ मिल जाएगी, अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेगी और अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाया जाएगा इसमें। तो आइए आज बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के 2024 के 60,244 पदों पे। तो उनकी आंसर की आ गई है। अब ये आंसर की सबसे पहले आप ये देखिए कि आंसर की आज प्रकाशित हुई है तो कितने दिन तक रहेगी। 12 तारीख को प्रकाशित होकर ये आपकी रहेगी, जो आपत्ति करने का आपका समय रहेगा वो रहेगा आपका 16 तारीख तक का। 16 तारीख वो भी मध्य रात्रि तक। तो आइए देखते हैं 24 तारीख में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट किन प्रश्नों पर करें आपत्ति दर्ज। बोर्ड ने कितने प्रश्न बताए गलत, इस शिफ्ट में कितने प्रश्न करने और कितने नंबर पाने वाले सिलेक्ट होंगे। तो आज का ये है मोटिव। आइए देखते हैं। ये आपका जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हिंदी के कुछ प्रश्न हैं और सेकेंड शिफ्ट के भी प्रश्न इसी में सम्मिलित हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये एक आपका प्रश्न आया हुआ था क्रिया विशेषण रॉन्ग क्वेश्चन, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको मैं बताऊंगा, यहाँ पे केवल उन्हीं को उठाऊंगा। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आप देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र दिया है, सर्वत्र, ये तो आपका सही नहीं है। ठीक है, परिणामवाचक सर्वत्र हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। इसका मतलब सही नहीं के तौर पर यदि हम देखें तो ये सही है। ठीक है, मतलब सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है तो मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका सही नहीं है। अब आया समयवाचक क्रिया विशेषण। अब ये आगे पीछे दे रखा है, जैसे पीछे आगे होता है तो आगे पीछे क्या समय को डिनोट करता है, वो तो स्थान को, प्लेस को डिनोट करता है, समय को वो डिनोट नहीं करता। इसका मतलब ये भी आपका सही नहीं है। और बाकी रही स्थिति बोधक क्रिया विशेषण की, तो कहीं ना कहीं ये तो है आपका। निश्चय बोधक की क्रिया विशेषण की बात रही तो ये बेशक है। जैसे आप बोलते हैं बेशक ये हो सकता है, मतलब निश्चय ही ये हो सकता है। तो अब आगे हम बात करेंगे इस, ये जैसे दो ऑप्शन आपके आ गए सही, तो दो ऑप्शन में आपका बोर्ड सही किसको करा रहा है, बोर्ड सही करा रहा है आपका ए नंबर आपका सही करा रहा है और दो क्वेश्चन है, तो इनको आप दोनों पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि दो का दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं, मतलब एक तरह से देखें तो सही नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके सही नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या का काम जलाना है। अब ये जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। और यदि हम यहाँ पे बात करें तो अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है, पूछ रहा है समय और शक्ति, समय और शक्ति दिया हुआ है। जैसे कह रहा है अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अव्यय नहीं करते, समय और शक्ति का अव्यय नहीं करते। जैसे आप इसके तौर पे देखें समय और शक्ति, जैसे कि आप लोगों को कहा जाता है, बचपन से सुनते आए होंगे कि समय अपव्यय मत करिए। अपव्यय का मतलब फिजूल खर्च मत करिए, समय का फिजूल खर्च मत करिए, मतलब समय बर्बाद मत करिए। बर्बाद करने का मतलब फिजूल खर्च ही होता है, तो समय बर्बाद मत करिए। हर जगह ये लिखा भी होता है कि समय बर्बाद मत करिए, व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद ना करें। तो ये क्या है, समय के तौर पर यदि हम देखें तो अव्यय का अर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है, फिजूल खर्च। ठीक है, तो फिजूल खर्च एक ये आपका हो गया फिजूल खर्च, जिसको बोर्ड द्वारा सही माना गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें प्रश्न जो कह रहा है, जैसा कि आपका व्यय होता है, मित व्यय होता है। ठीक है, एक ये अपव्यय का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कि होता है एक मित व्यय होता है और एक होता है अपव्यय। मित व्यय का मतलब क्या होता है, कम खर्च, कम खर्च। ठीक है, मित व्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, मित व्यय का होता है अर्थ कम खर्च। तो अगर हम मितव्यय और अपव्यय की बात करें, विलोम की बात करें, तो मितव्यय होता है कम खर्च और अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च। तो ये हो जाएगा, अपव्यय का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक खर्च।
ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, अगर हम पैसे के अकॉर्डिंग चलें और समय और शक्ति के अकॉर्डिंग चलें हम, तो अपव्यय का अर्थ क्या निकल के आता है? फिजूल खर्च निकल के आता है। और यदि हम देखें कि इन दोनों का, अपव्यय और मितव्यय का अर्थ क्या होता है? वो होता है, मितव्यय का होता है कम खर्च और अपव्यय का होता है अधिक खर्च। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है आपका। तो इसका मतलब ये दो का दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट माने जा सकते हैं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो इस पे भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है, ए और सी दोनों आपके सही हैं, तो आप आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, सादृश्य पूरा कीजिए। सादृश्य पूरा करने का मतलब ये हुआ, जैसे कुत्ते का संबंध किससे है? केनल से। ठीक है, कुत्ते का संबंध केनल से है, उसी प्रकार शेर का संबंध किससे होगा? डेन से। एक तो ये आ गया आपका डेन। अगर हम ऐसे देखें, जो एग्जामिनर के कहने का भाव है, अगर हम उस प्रकार से देखें तो कुत्ते का रहने का स्थान क्या दिया हुआ है? केनल। केनल का मतलब हुआ, ये इंग्लिश शब्द दिया हुआ है, केनल आपका इंग्लिश शब्द दिया हुआ है। तो शेर के रहने का स्थान क्या होगा? अगर इसका भी हम इंग्लिश शब्द लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम इंग्लिश शब्द लेंगे तो क्या आ जाएगा सही? डेन। ठीक है, और बोर्ड भी यही सही करा रहा है। लेकिन आप लोग ये देखिए, डेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? डेन का हिंदी अर्थ होता है मांद, मांद या बरों। ठीक है, तो डेन का मतलब होता है मांद। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा होगा ही, हो सकता है, क्योंकि यदि इंग्लिश के तौर पे देखें तो कायदे से टी होना चाहिए, लेकिन इसी का अर्थ क्या होता है? मांद होता है। तो बहुत सारे लड़कों ने इसको भी टच करके लगाया हुआ है, तो ये मानिए ये भी हो सकता है। आप दो का दोनों ऑप्शन पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, जहां जहां दो ऑप्शन आ रहे हैं वहां आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और कोई ऑथेंटिक बुक उठा के आप उस पर देख के उसको लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 6 लड़कियां दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एस पी और क्यू, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर। ये तो वैसे मेरे हिसाब से सही है क्वेश्चन। अगर हम फिगर देख लें इसका, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ये जैसे फिगर है, कुछ लोग इसको भी गलत बता रहे हैं, लेकिन ये आपका लगभग लगभग सही है। लगभग क्या, ये सही है। देख लीजिए क्या कह रहा है। क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है, मतलब इधर है। पी वाई और यस के बीच में नहीं है, पी वाई और यस के बीच में नहीं है। तो पी आप यस आपका इधर हो गया, वाई आपका इधर हो गया, सॉरी यस और वाई, ठीक है, के बीच में नहीं है, नहीं बैठी है। लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है। अब पी नहीं बैठा है इनके बीच में, तो क्या है? पी नहीं बैठी है, लेकिन कोई ना कोई बैठी है। अब कह रहा है पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं। पी और क्यू, पी को हम कहाँ रखेंगे? पी को हम यहाँ रखते हैं, और क्यू इसके विपरीत है। तो कितने लोग बैठा दिए हम? 1 2 3 4, 4 लोग हो गए। अब बच कौन कौन रहा है आपका? एक जेड बच रहा है, और एक आपका क्या बच रहा है? पी क्यू हो गया, और यक्स, जेड और यक्स आपका बच रहा है। अब क्या कह रहा है? पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं। जेड यस के बाएं ओर, जेड जो है यस के बाएं ओर बैठा है। जब ये ऐसे मुंह करके उधर को बैठे हैं, तो जेड कहाँ पे बैठा है? इसके बाएं ओर। जब जेड बाएं ओर बैठा है तो इसके बाएं ओर हो गया। अब यदि हम देखेंगे पी के दाएं ओर, पी के दाएं ओर बैठा है, और उसके पी के दाएं ओर और यस के बाएं ओर। ठीक है, यहाँ से पी के क्या हो गया? यस के बाएं ओर हो गया, और पी के दाहिनी ओर हो गया। ठीक है, पी के बाएं कौन बैठा है? पी के बाएं अब कौन बैठेगा? एक्स। पी के बाएं कौन बैठा है? एक्स बैठा है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पी के बाएं कौन बैठा हुआ है? एक्स बैठा है। एक तो तरीका ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये तरीका हो गया। लेकिन आप ये देखिए, पी के बाएं कौन बैठा है? क्या पूछ रहा है? पी के बाएं कौन बैठा है? अब ऐसे हम देखें तो पी के बाएं क्या बैठा हुआ है? एक्स। ठीक, एक्स बैठा है, तो यहाँ से आपका क्या होगा? एक्स। बोर्ड किसको सही मान रहा है? एक्स को ही सही मान रहा है। लेकिन एक कंडीशन और बन जाएगी इस पे, जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं कि P क्या है? यस और Y के बीच में नहीं है। ठीक है, यस और Y के बीच में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन कोई ना कोई बैठा है, यस और Y के बीच में कोई ना कोई बैठा है। तो हम क्या कर सकते हैं? यक्स के बारे में कोई कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करा रही है, क्योंकि यस वाई और पी यस और वाई के बीच में ही है। लेकिन सही है, ये आपका करेक्ट आंसर है, दूसरी कंडीशन नहीं बन पाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका सही उत्तर लगाया गया है, और बाकी ये गलत
नहीं है, इस पे आप आपत्ति दर्ज कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब अगले अगले क्वेश्चन की हम बात करें, श्रृंखला दी हुई है आपकी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला है 2, 5, 10 और 17 को पूरा कीजिए। तो ये आपका क्या बता दूं इसको, बोर्ड आपका इसको मान रहा है 28 सी नंबर 28। अब यदि हम इसको बात करें, इसकी बात करें तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। जैसा कि दिया हुआ है 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पे 1 + 1, 1 का वर्ग प्लस 1, 2 हो गया। 5 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 1 हो गया। अब यदि 10 को हम सॉल्व करेंगे तो 10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। अब यदि 17 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है और इसको पूछ रहा है, इसकी बात यदि हम करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी आ रही है वैसे ही हम यहाँ करेंगे, 5 का वर्ग प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 1 26। इसका मतलब क्या हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 26। होना क्या चाहिए यहाँ पे, ए नंबर होना चाहिए 26, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये तो रही बात आपकी क्वेश्चनों की। अब ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है रीजनिंग का, ये आपकी आकृति दे रखा है और कह रहा है कि ये आकृति में कौन सा फिट नहीं होगा, मतलब आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो टुकड़े दिए हुए हैं इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी ये आकृति बनाने के लिए, तो हम देख रहे हैं सीधा सीधा इस पे आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फिगर, और यहाँ पे ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फिगर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, बोर्ड आपका यही सही, आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड आपका इसको सही मान रहा है, बी नंबर, ये आपका सी नंबर में होगा, बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो ये आपका सही है, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपका सही होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और यदि इसको हम देखें, इस वाले फिगर को देखें तो इस पे क्या दिया हुआ है, बीच में लाइनिंग दी हुई है, तो बीच में लाइनिंग, इस वाले फिगर में हमारे बीच में लाइनिंग कहीं भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। या फिर हम कटिंग करके ही इसको देख सकते हैं, कटिंग यदि इसको करेंगे तब इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन कटिंग वाला सिस्टम यहाँ आता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, मतलब ये सही है आपका, ये सही है। अकॉर्डिंग देखें तो इसको रहना चाहिए और इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये विवादित प्रश्न है, ये विवादित है, बोर्ड इसको मान रहा है, कायदे से ये नहीं होना चाहिए, तो आप इस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये रहे आपके आज तक अभी तक के क्वेश्चन जो रॉन्ग आए। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 6 क्वेश्चन हो गए टोटल, 6 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट को मिलाकर। तो आप ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियो को। अब आपको बताऊंगा मैं कितने क्वेश्चन करके, कितने क्वेश्चन सही करके और कितने नंबर पाकर आप सिलेक्ट होंगे। जैसे 24 तारीख की मैं बात करूं, एवरेज मार्क्स की बात करूं, तो 24 तारीख में यदि बात करें हम क्वेश्चन की, फर्स्ट शिफ्ट में यदि हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनके भी 90 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जिनके भी 90 क्वेश्चन सही आ रहे हैं और मार्क्स की यदि बात करें तो मार्क्स 180 अंक के करीब जिनके भी आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, इससे प्लस माइनस 2 क्वेश्चन माइनस 2 क्वेश्चन प्लस तो नहीं होगा वैसे, माइनस ही आप रखिए, 2 क्वेश्चन माइनस, ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन माइनस। अगर नंबर की बात करें तो 5 नंबर माइनस हो सकते हैं। तो जिसके भी इसके करीब आ रहे हैं 90 के आसपास, वो आप क्या करें, अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें और तैयारी में लग जाएं, आगे की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि DVPST उनका कराया जाएगा। और यदि सेकंड शिफ्ट की बात करें एवरेज की, तो सेकंड शिफ्ट में क्या है, 95 क्वेश्चन जिनके भी सही आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट से, वो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये ऐसा पेपर हुआ था 24 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, कि उनको नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। तो वो लोग निश्चिंत रहें, जो भी 95 नंबर तक, 95 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं। 95 क्वेश्चन कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मेरा एवरेज स्कोर है। एवरेज स्कोर का मतलब क्या हुआ, इससे आपका 3 क्वेश्चन कम भी हो सकता है और 1-2 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, लेकिन बढ़ने की उम्मीद नहीं जताई जा रही। ये मैक्सिमम स्कोर आपका बनाया गया है, तो 3 क्वेश्चन कम ही मान के चलिए। जिनके भी इस एवरेज में आ रहे हैं तो वो अपना रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि रनिंग के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा और तुरंत दौड़ करा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज चैप्टर्स स्टार्ट हो गया है कोर्स। जो भी इच्छुक हो, तैयारी करने वाले बच्चे हों, वो आके सर्च करके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सर्च करिए या फिर यहीं से आप सीधा सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे, जो भी वीडियोज़ आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।